हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र को। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ही तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शामिल अंगों को भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? पहला है क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या मेन सेक्स ऑर्गन्स। दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी? एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक, तो इन सभी चीजों को समझने के लिए, यानी कि कौन कौन से अंग किस कैटेगरी में रखे गए हैं, कौन से अंग यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाएंगे और कौन कौन से अंग एसेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाएंगे, इन सभी बातों को समझने के लिए, इन सभी चीजों को समझने के लिए बिना किसी देर के चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र के अंतर्गत ये सभी अंग शामिल हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अंग हैं। तो पहला है क्या? ओवरीज यानी अंडाशय हैं, जिनकी संख्या कितनी है? एक जोड़ी। जिनकी संख्या कितनी है? एक जोड़ी, यानी सीधा सा कह सकते हैं दो। ठीक, यानी एक जोड़ी अंडाशय है। उसके बाद क्या है? ओविडक्ट्स, जिनको फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, हिंदी हो जाएगा अंडवाहिनी, जिनकी भी संख्या क्या है? एक जोड़ी, यानी सीधा सा कह सकते हैं क्या? दो। ठीक, और इसके बाद क्या है? यूटेरस यानी गर्भाशय, जिसकी संख्या कितनी है? एक। सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा, जिसकी संख्या एक। वजाइना यानी योनि, जिसकी संख्या एक। और कुछ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी हैं, जो कि हिंदी क्या हो जाएगा? बाह्य जननांग या बाह्य जननेंद्रिय। ठीक, और इसके साथ ही साथ एक जोड़ी क्या है? मैमरी ग्लैंड्स हैं, यानी स्तन ग्रंथियां हैं। कितनी संख्या है? एक जोड़ी, यानी सीधा से कह सकते हैं क्या? दो। ठीक, ये सभी अंग शामिल हैं किसके अंतर्गत? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत या मादा जनन तंत्र के अंतर्गत। क्लियर? अब क्या है कि इसमें से जो ये ओवरीज हैं, यानी ये जो एक जोड़ी ओवरीज यानी अंडाशय हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। मेन सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कह सकते हैं। तो यानी कि यहां हम लिख सकते हैं क्या कि ये जो ओवरीज हैं, ये क्या है? प्राइमरी या मेन सेक्स ऑर्गन्स। ठीक, तो लिख देते हैं उसको, ये क्या हो जाएंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हो जाएंगे, है ना। यानी कि हिंदी क्या हो जाएगा? प्राथमिक जनन अंग या प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक, अब सीधी सी बात है कि प्राथमिक जनन अंग इसे क्यों कहेंगे? ओवरीज अगर प्राथमिक जनन अंग या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो क्यों है? सीधा सा है कि जो जनन तंत्र होते हैं, चाहे मेल जनन तंत्र हो यानी नर जनन तंत्र हो या मादा जनन तंत्र हो, उनमें जिस भी अंग के द्वारा गैमेट्स का निर्माण होगा उसे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेन सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या था? टेस्टिस था, उसके द्वारा मेल गैमेट यानी स्पर्म्स का निर्माण हो रहा था। और यहां फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत वो अंग है ओवरीज यानी अंडाशय, जिसके द्वारा फीमेल गैमेट्स, जिसे क्या कहेंगे? ओवम कहते हैं, यानी अंडाणु, उनका निर्माण होता है। इसीलिए ये ओवरीज क्या कहलाएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या मेन सेक्स ऑर्गन्स, यानी प्राथमिक जनन अंग। ठीक, और इसके बाद जो भी बचते हैं, यानी कि इसके अलावा ये जितने भी अंग हैं, ये जितने भी अंग क्या क्या हो जाएगा? ओविडक्ट्स हैं, यूटेरस है, सर्विक्स है, वजाइना है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है और मैमरी ग्लैंड्स हैं। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या हो जाएंगे? एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स या सहायक जनन अंग। ठीक, ये सभी हो जाएंगे, ये जो है। क्लियर? अब क्या है कि इन सभी अंगों की सहायता से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्त्री जनन तंत्र है, वो काम कौन कौन सा करता है? इसके अंतर्गत इन सभी अंगों की सहायता से क्या काम होता है? तो वही यहां लिखा गया है कि इन सभी अंगों की सहायता से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र द्वारा निम्न कार्य या निम्न प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। और कौन कौन सी वो प्रक्रियाएं हैं? सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट का निर्माण, यानी युग्मकों का निर्माण। और क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसमें किसका होगा? फीमेल गैमेट का, यानी ओवम का निर्माण।
क्लियर। अगली प्रक्रिया क्या है? अगली प्रक्रिया है ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग। पहली प्रक्रिया क्या? गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। दूसरी प्रक्रिया है ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग, जब ओवम या कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte किससे? ग्राफियन फोलिकल से बाहर निकलता है। अभी ये चीजें समझ में नहीं आएंगी यहाँ पे, आगे अभी डिटेल होगा, इनका डिटेलिंग हम लोग करेंगे तो वहां चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी यहाँ नाम समझिए। तो युग्मक जनन होता है इन सभी अंगों के अंतर्गत, किसके द्वारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा संपन्न होता है गैमेटोजेनेसिस। ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग, गैमेट का या युग्मक का बाहर निकलना, ओवम का बाहर निकलना, अभी इतना समझिए। तीसरी प्रक्रिया जो होती है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, जो कि इसी के अंदर होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म्स बन करके आते हैं और यहीं पे संपन्न होती है, इसी के अंदर प्रक्रिया ये संपन्न होती है फर्टिलाइजेशन की, जिसके द्वारा क्या बनेगा? दो गैमेट्स मिलेंगे, फ्यूजन होगा और जाइगोट का निर्माण होगा, वो हम लोग देखेंगे। अगली प्रक्रिया जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अगली प्रक्रिया जो है वो है प्रेगनेंसी यानी सगर्भता या गर्भधारण, ठीक, प्रेगनेंसी। और उसके बाद अगली प्रक्रिया जो होती है वो होता है बर्थ यानी शिशु जन्म। और शिशु का जन्म जब हो जाता है, बर्थ हो जाता है, तो उसके बाद जो अंतिम प्रक्रिया आती है वो है चाइल्ड केयर यानी शिशु का देखभाल, ठीक। तो सीधा सा कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत ये जो सभी अंग आते हैं ना, ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और मैमरी ग्लैंड्स, इन सभी अंगों के द्वारा या इनकी सहायता से जो कार्य संपन्न होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा, वो है गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक का निर्माण, ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग यानी ओवम का बाहर निकलना ग्राफियन फोलिकल से, वो हम लोग देखेंगे। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, इसी के अंदर होता है। प्रेगनेंसी यानी कि गर्भधारण या सगर्भता, बर्थ यानी कि शिशु का जन्म होना, और उसके बाद अंतिम जो प्रक्रिया है वो है चाइल्ड केयर यानी शिशु की देखभाल, ठीक। तो ये सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो कि संपन्न होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा, ठीक। अब क्या है कि इन सभी अंगों को हम लोग एक एक करके बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है हम लोग क्या है डिटेल में किसको डिस्कस करेंगे, वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो क्या है? एक जोड़ी अंडाशय यानी कि ओवरीज, ठीक। तो चलिए हम लोग पहले ओवरीज को यानी अंडाशय को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओवरीज यानी अंडाशय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी प्राथमिक जनन अंग या प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या होती है एक जोड़ी, यानी संख्या इनकी होती है दो, एक जोड़ी। और लंबाई की बात करें तो प्रत्येक ओवरी लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। और आकृति की बात करें तो प्रत्येक ओवरी या अंडाशय बादाम जैसा दिखता है, यानी बादाम की आकृति का होता है लगभग, क्लियर। अब स्थिति की बात करें कि कहां स्थित होता है, इसका लोकेशन कहां होता है, तो देखिए सीधा सा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसके सभी अंग एब्डोमिनल कैविटी के अंदर उसके निचले हिस्से में यानी कि पेल्विक रीजन वाले हिस्से में उसके स्थित होते हैं। तो सीधा सा कह सकते हैं स्थित कहां होता है ये, कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। देखिए यहां पे एक अंतर है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, टेस्टिस, वे कहां उपस्थित थे? टेस्टिस, एक जोड़ी टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर उपस्थित थे, एक थैली जैसी संरचना में जिसका नाम था स्क्रोटम, है ना। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे जो मेन सेक्स ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि है क्या, अंडाशय या ओवरीज, वो एक जोड़ी संख्या होती है और वो स्थित होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर निचले हिस्से के दोनों ओर एक एक ओवरी स्थित होते हैं। निचले हिस्से के दोनों ओर एक एक ओवरी स्थित होते हैं। अब इस चीज को इस डायग्राम की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है ना, ये वास्तव में है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक। लेकिन यहाँ पे केवल ओवरी को दिखाया गया, ओवरी का नामांकन किया गया है, बाकी किसी भी अंग का यहाँ पे नामांकन नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी केवल ओवरी को डिस्कस कर रहे हैं, मेनली उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो डायग्राम है ना, इसमें ये जो ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, बादाम जैसा थोड़ा या ओवल स्ट्रक्चर, वही है ओवरी। एक इधर है और एक इधर है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, ये मान लीजिए पूरा एब्डोमिनल कैविटी हो तो उसके निचले हिस्से में यानी पेल्विक रीजन वाले हिस्से में उसके स्थित होता है,
ठीक, तो यही यहां लिखा गया कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर निचले हिस्से में दोनों ओर एक एक ओवरी उपस्थित होते हैं, दोनों ओर, एक इधर और एक इधर, दोनों एक साथ एक ज्वाइंट में नहीं रहते हैं, बल्कि एक इधर और एक इधर अंदर की तरफ नीचे की ओर स्थित होते हैं। या सीधा सा क्या कह सकते हैं कि देखिए ये जो संरचना दिख रही है ना, ये जो संरचना, ये है यूटेरस। ये क्या है? यूटेरस यानी गर्भाशय है। तो हम सीधा सा क्या कह सकते हैं, अब हम ये भी कह सकते हैं कि ओवरीज कहां उपस्थित होते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, उसके निचले हिस्से में, एब्डोमिनल कैविटी के निचले हिस्से में यूटेरस यानी गर्भाशय के इधर उधर यानी अगल बगल में एक एक उपस्थित होते हैं क्या? अंडाशय। ठीक, तो दोनों तरफ से कह सकते हैं। स्थिति अब समझ में आ गई। अब क्या है कि ये जो अंडाशय है ये फिक्स किससे होते हैं? कौन सी संरचना है जिससे कि ये इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे नहीं या फिर टूट के गिरेंगे नहीं, फिक्स रहेंगे एक जगह। तो किससे फिक्स होते हैं? तो देखिए सीधा सा है कि पतले पतले स्नायु होते हैं, पतले पतले लीगामेंट्स होते हैं। लीगामेंट्स कुछ और नहीं है, पतली पतली झिल्ली जैसी संरचना है, या कह सकते हैं पट्टी जैसी संरचना। बहुत पतली पतली पट्टियां होती हैं जिन्हें स्नायु कहते हैं, जिनका काम ही होता है दो अंगों को जोड़ना। ठीक, तो यहां भी वही काम होता है कि ये जो पतली पतली संरचनाएं ये बनाई गई है ना, देखिए ये क्या है? ये है अंडाशय, और ये पतली पतली जो संरचनाएं है ना ऐसे दिखाई गई हैं, यहां भी और इसमें भी, यही है क्या? लीगामेंट्स या स्नायु। ठीक, और इन्हीं के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। किससे किससे जुड़े रहेंगे वो समझिए कि एक तरफ तो ये यूटेरस से जुड़े रहेंगे, एक तरफ देखिए यहां यूटेरस यानी गर्भाशय से जुड़े रहेंगे, और बाकी जो ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो पूरा है, ये एब्डोमिनल कैविटी के निचले हिस्से वाला जो वॉल है ना, यानी कि कह सकते हैं एब्डोमिनल वॉल या पेल्विक वॉल, उसका जो निचला हिस्सा है ना, पेल्विक रीजन या श्रोणि जो भाग है, उसके पेल्विक वॉल से यानी कि श्रोणि भित्ति से जुड़े रहते हैं। तो यानी कि ये लीगामेंट्स एक तरफ इस अंडाशय को पेल्विक वॉल से यानी श्रोणि भित्ति से, और दूसरी तरफ यूटेरस से यानी गर्भाशय से जोड़ते हैं। ठीक, पेल्विक वॉल और कुछ नहीं है, जो श्रोणि भाग है ना, पेल्विक जो रीजन है, निचला हिस्सा जो एब्डोमिनल कैविटी का या एब्डोमेन का जो निचला हिस्सा है ना, वही है पेल्विक रीजन, और उसकी जो भित्ति है, उसका जो वॉल है, वही है पेल्विक वॉल। तो उससे भी ये जुड़े रहते हैं और यूटेरस से भी जुड़े रहते हैं, या सीधा सा कह सकते हैं एब्डोमिनल वॉल के निचले हिस्से से और यूटेरस से। ठीक, किससे जुड़े रहते हैं? किसके द्वारा? लीगामेंट्स के द्वारा। ठीक, तो हमारा अगला पॉइंट वही है कि प्रत्येक ओवरी एब्डोमिनल कैविटी के निचले हिस्से में पेल्विक वॉल यानी श्रोणि भित्ति तथा यूटेरस यानी गर्भाशय से लीगामेंट्स द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़ा होता है। ठीक, लीगामेंट्स जिसका हिंदी क्या हो जाएगा? स्नायु, जिसका हिंदी हो जाएगा स्नायु, और लीगामेंट्स इसलिए स्नायु। तो स्नायु द्वारा यानी लीगामेंट्स द्वारा ये जो यूटेरस, ये ओवरी है, वो किससे? यूटेरस से और पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है। तो यहां अगर लिखना हो तो ये जो संरचना है ना, यही क्या है? यही है लीगामेंट्स। ये जो दिख रहे हैं ना, ये क्या है? लीगामेंट्स, लीगामेंट्स। ठीक, तो अभी ये समझ में आ गया कि किससे किससे जुड़े रहते हैं। एक तरफ ये यूटेरस से, ये जो संरचना है यूटेरस से भी जुड़े होते हैं, और ये अंदर की तरफ जो पूरा एब्डोमिनल कैविटी का निचला हिस्सा है, या सीधा सा कह सकते हैं कि पेल्विक वॉल, इन दोनों संरचनाओं से प्रत्येक ओवरी किसके द्वारा जुड़ा होता है? लीगामेंट्स यानी स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। लीगामेंट्स कुछ और नहीं होते हैं, बहुत ही पतली पतली महीन पट्टियों जैसी संरचना होती है, झिल्लियों वाली पट्टियों जैसी संरचना होती है, जिसे स्नायु या लीगामेंट्स कहते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये प्रत्येक ओवरी यूटेरस और एब्डोमिनल वॉल का निचला हिस्सा या एब्डोमिनल वॉल या पेल्विक वॉल कह सकते हैं, उनसे जुड़ा होता है। क्लियर? अब ये तो रही इनकी संरचना, स्थिति और संख्या कितनी होती है। अब ये है कि ये कार्य क्या करते हैं। तो देखिए, क्योंकि ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या मेन सेक्स ऑर्गन है। तो मेन या प्राइमरी तभी होगा जब क्या करेगा? गैमेट का निर्माण करेगा। ठीक, तो अब क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है तो फीमेल गैमेट्स का निर्माण करेंगे। तो मुख्य काम जो होता है, फंक्शन में अगर आ जाए तो ओवरीज का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? वो होता है फीमेल गैमेट्स, और फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं? ओवम या अंडाणु। ठीक, तो फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवम का निर्माण करना मुख्य काम होता है, तथा साथ ही साथ क्या करता है? ये जो ओवरीज हैं, ये ओवम का निर्माण करने के साथ ही साथ फीमेल सेक्स हार्मोन्स या ओवेरियन हार्मोन्स कह सकते हैं,
क्योंकि ओवेरी से निकल रहे हैं हार्मोन्स, तो ओवेरियन हार्मोन या अंडाशयी हार्मोन का भी निर्माण करते हैं। और वो अंडाशयी हार्मोन कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। वहां क्या था? मेल सेक्स हार्मोन क्या था? टेस्टोस्टेरॉन था, है ना। वहां पे जो मेन सेक्स ऑर्गन था वो क्या था? टेस्टिस, जो कि स्पर्म्स का निर्माण कर रहा था, यानी मेल गैमिट का, और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरॉन का यानी मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण कर रहा था, है ना। ठीक वैसे ही यहाँ क्योंकि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल का मेन सेक्स ऑर्गन है, इसलिए ये क्या करेगा? फीमेल गैमेट्स का निर्माण करेगा जो कि ओवम है, और साथ ही साथ फीमेल सेक्स हार्मोन्स या ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं उसको, या अंडाशयी हार्मोन, उसका भी निर्माण करेगा, उसको भी उत्पन्न करेगा, जो कि क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। तो ये इसके मुख्य काम है। क्लियर? अब ये तो रही अंडाशय के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चलिए थोड़ी जानकारी और इकट्ठा करते हैं इसके बारे में। और कैसे इकट्ठा करते हैं? एक अंडाशय को लेते हैं, एक ओवरी को, और इसका सेक्शन देखते हैं। और ज्यादा डीप जानकारी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके सेक्शन का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए एक किसी अंडाशय के सेक्शन का यानी काट का, उसके काट का अध्ययन करते हैं, तब और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो चलिए ओवरी के सेक्शन का अध्ययन करते हैं। जब हम ओवरी के किसी सेक्शन यानी किसी काट का अध्ययन करते हैं ओवरी के, तो हम पाते हैं कि प्रत्येक ओवरी एक पतली एपिथीलियम परत से ढका होता है। प्रत्येक ओवरी एक पतली एपिथीलियम यानी उपकला परत से ढका होता है। अब ये क्या होता है समझिए। तो देखिए ये जो बनाया गया है ना, ये एक ओवरी का एक सेक्शन का डायग्राम है, किसी ओवरी के सेक्शन का डायग्राम है एक, जिसमें ये बाहर की तरफ ये जो परत दिख रही है ना, ये जो पतली सी झिल्ली नुमा परत ये जो दिख रही है, यही वास्तव में क्या है? यही है एपिथीलियम यानी उपकला। तो वही यहां लिखा गया है कि प्रत्येक ओवरी एक पतली एपिथीलियम परत से ढका होता है। तो इसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? एपिथीलियम का परत। ठीक, ये एपिथीलियम बाहरी तरफ। और अब क्या है कि इस एपिथीलियम परत ये जो है ना उपकला, इसके अंदर का ये जो संपूर्ण भाग है ओवरी का, जो इसके अंदर ये पूरा जो भाग है ना ओवरी का, उसे कहते हैं ओवरी का स्ट्रोमा या पीठिका। अब क्योंकि ओवरी का स्ट्रोमा है इसीलिए ओवेरियन स्ट्रोमा कह देंगे। तो अगला पॉइंट वही लिखा गया है कि इस एपिथीलियम परत के अंदर, ये जो एपिथीलियम यानी उपकला जो दिख रहा है ना, इसके अंदर ये पूरा, तो इसके अंदर उपस्थित ओवरी का संपूर्ण भाग, ये पूरा भाग, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? ओवेरियन स्ट्रोमा कहलाता है। ओवेरियन स्ट्रोमा या अंडाशय पीठिका कहलाता है। तो यानी कि ये जो पूरा हिस्सा कहीं भी इंडिकेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओवेरियन स्ट्रोमा हो जाएगा। तो इसको इंडिकेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ओवेरियन स्ट्रोमा। ये पूरा ठीक, एपिथीलियल जो लेयर है या एपिथीलियम का जो लेयर है उसके अंदर का ये जो पूरा हिस्सा है ओवरी का, वो हो जाएगा क्या? ओवेरियन स्ट्रोमा या अंडाशय पीठिका। क्लियर? अब क्या है कि ये जो अंडाशय पीठिका या ओवेरियन स्ट्रोमा जो है ना, इसे भी दो भागों में विभक्त किया गया है। ये दो भागों में विभक्त होता है, दो भागों में बटा होता है। क्या होता है देखिए, ये जो परिधि की तरफ यानी ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये जो परिधि की तरफ हिस्सा है, परिधि मतलब किनारा, पेरिफेरल रीजन। ठीक, तो परिधि की तरफ या किनारे के तरफ जो हिस्सा है ये इतना ले सकते हैं, इसे कहते हैं कॉर्टेक्स या पेरिफेरल कॉर्टेक्स कह सकते हैं, परिधीय वलकुट। क्लियर? तो देखिए अगला पॉइंट वही है, अभी क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक ओवरी का ओवेरियन स्ट्रोमा यानी अंडाशय पीठिका दो भागों में विभक्त होता है। दो भागों में विभक्त होता है मतलब क्या है कि ये जो बाहरी हिस्सा है ऐसे पूरा ये भरा रहेगा, तो ये जो बाहरी हिस्सा है यानी कि परिधि की तरफ का ये इतना लेयर ऐसे ले सकते हैं, ये पूरा परिधि की तरफ का हिस्सा जो है वो हो जाएगा क्या? उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। उसे क्या कह देंगे? परिधि की तरफ का हिस्सा क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स या वलकुट कहते हैं। अब क्योंकि परिधि की तरफ है इसलिए पेरिफेरल कॉर्टेक्स, सम्मिलित रूप से क्या कह देंगे? पेरिफेरल कॉर्टेक्स या परिधीय वलकुट। ठीक, तो ये किनारे वाले हिस्से को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं क्या? पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहां कर देंगे? ये कहीं किनारे की तरफ एक तरफ इंडिकेट कर देंगे। क्लियर? ये किनारे वाला हिस्सा है परिधि की तरफ का।
क्लियर। और जो बीच का हिस्सा है, जैसे मान लीजिए ये परिधि की तरफ इतना अगर लेते हैं हम, इतना ये हिस्सा ये परिधि वाला हो गया, तो बीच का जो हिस्सा है ना, इनर पार्ट जो है आंतरिक हिस्सा, उसे कहते हैं मेड्यूला। और क्योंकि अंदर का हिस्सा है इसलिए सम्मिलित रूप से क्या कह देंगे, इसलिए सम्मिलित रूप से कह देंगे इनर मेड्यूला या आंतरिक मध्यांश। ठीक, तो यानी कि अंदर वाले हिस्से को कहीं इंडिकेट कर देते हैं, ये इनर मेड्यूला हो जाएगा। अब क्लियर हो गया ना। फिर से देख लीजिए एक बार कि बाहरी परत जो है पतली सी झिल्ली नुमा आकृति क्या है, वो एपिथेलियम यानी उपकला परत है। उस उपकला परत के अंदर जो भी भाग है, संपूर्ण हिस्सा क्या है, वो है ओवेरियन स्ट्रोमा या अंडाशय पीठिका। और इस अंडाशय पीठिका को दो भागों में विभक्त किया गया है, दो भागों में ये बटा हुआ होता है। बाहर की तरफ वाला जो हिस्सा है यानी परिधि की तरफ वाला जो हिस्सा, वो हो जाएगा क्या, पेरिफेरल कॉर्टेक्स या परिधीय वलकुट। और अंदर का जो इनर पार्ट है ना, बीच वाला सेंट्रल पार्ट कह सकते हैं, वो हो जाएगा मेडुला या इनर मेडुला या आंतरिक मध्यांश। क्लियर। अब क्या है कि इन सभी संरचनाओं के अलावा कुछ और भी संरचनाएं देखने को मिलती हैं जब हम ओवेरी के सेक्शन का अध्ययन करते हैं। तो अगला पॉइंट वही है कि ओवेरी के सेक्शन का अध्ययन करने पर निम्न संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक, अब वो संरचनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। वो संरचनाएं कौन कौन सी हैं, क्या है, पहला ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं। अब देखिए क्या है कि ओवेरी को क्या है, ब्लड सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे ये जो बनाई गई है संरचना ना, रेड और ब्लू कलर से, यही वास्तव में क्या है, यही है ब्लड वेसल्स। तो इनका नामकरण कर देते हैं हम लोग। ये दोनों संरचनाएं जो दिख रही है ना, ये क्या है, ये है ब्लड वेसल्स। ये दोनों संरचनाएं हैं ब्लड वेसल्स। ठीक, जिसमें ये जो रेड कलर से ये जो बनाया गया है ना, ये क्या हो जाएगा, आर्टरी। और ब्लू कलर से जो बनाया गया वो वेन्स। ठीक, आर्टरी से ब्लड सप्लाई जाएगा और वेन से फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से वापस जाएंगे। तो ये ब्लड वेसल्स हो गए। अब देखिए ब्लड वेसल्स तो अभी समझ में आ गया। अब इसके अलावा कुछ और संरचनाएं देखने को मिलती हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है फॉलिकल। फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, फॉलिकल्स यानी पुटिका। अब देखिए पुटिकाएं या फॉलिकल्स होती क्या हैं, वो बहुत ही डिटेल में हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। लेकिन अभी यहां पहले ये संरचनाएं बना लेते हैं, वहां समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। अब क्योंकि यहाँ पे एक सेक्शन व्यू है ये ओवेरी का, तो ओवेरी के सेक्शन व्यू में कौन कौन सी संरचनाएं देखने को मिलती हैं वो तो बनाना ही पड़ेगा। तो पहले इन सभी संरचनाओं को हम लोग बना लेते हैं। ब्लड वेसल्स यहाँ दिखाया गया है, क्या हो गया, बाहर का जो परत है वो एपिथेलियम दिखाया ही गया है। ओवेरियन स्ट्रोमा ये पूरा हो जाएगा। और इनके अंदर ये सारे फॉलिकल्स और संरचनाएं देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम आदि। ठीक, तो ये पहले बना लेते हैं, उसके बाद कुछ हद तक यहाँ पे समझ में आ जाएगा। बहुत ही डिटेल में इन संरचनाओं को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आवर्त चक्र में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसके सेक्शन में ये सारी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, इसलिए उसको बनाना जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं उसको एक एक करके। कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक, जब हम सेक्शन का डायग्राम देखते हैं, किसके, ओवरी के सेक्शन का डायग्राम, तो ये सभी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। अब देखिए इन सभी संरचनाओं की डिटेलिंग यहाँ पे नहीं होनी है, बस उनको समझ लीजिए कि कौन सी संरचनाएं क्या हैं। तो देखिए ये दोनों तो हो गया क्या, ब्लड वेसल्स, जिनसे ब्लड सप्लाई मिलेगा ओवरी को। अब क्या है कि ये जो संरचनाएं दिख रही है ना, ये विशेष प्रकार की संरचनाएं, इनका नामकरण कर देते हैं।
ये जो संरचना छोटी सी दिख रही है ये है प्राइमरी फॉलिकल। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, प्राइमरी फॉलिकल। ऐसे और भी संरचनाएं होंगी। ये थोड़ा सा डेवलप, इससे जब थोड़ा सा डेवलप स्ट्रक्चर बनता है, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। तो यानी कि ये जो संरचना दिख रही है ये क्या कहलाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, क्लियर। यानी कि प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका। और इसके बाद थोड़ा सा और डेवलप स्ट्रक्चर यहां देखने को मिल रहा है, जिसमें देखिए क्या है, अभी यहां समझिए कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये सभी संरचनाएं कब बनती हैं, प्रत्येक महीने में, जब प्यूबर्टी टाइम में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो प्रत्येक महीने में इन सभी विशेष संरचनाओं के अंतर्गत इनका निर्माण जब होता है ना, तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल, ये सब संरचनाएं जब बनती हैं तो इनके अंतर्गत वास्तव में किसका निर्माण होता है, वास्तव में इनके अंतर्गत ओवम का निर्माण होता है ना, जो कि क्या है, फीमेल गैमिट है, ओवम या अंडकोशिका या अंडाणु कह सकते हैं, तो उनका निर्माण होता है। तो ये जो बीच में ब्लैक कलर से ये जो कोशिका दिख रही है ना, गोल गोल संरचना, यही वास्तव में ओवम है, जो कि अभी यहां तक ग्राफियन फॉलिकल तक क्या है, सेकेंडरी oocyte के रूप में रहेगा, और उसके बाद वो कन्वर्ट होगा ओवम में, यानी कि अंडाणु या अंड कोशिका में। तो ये सभी चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी, ये सभी चीजें समझ में आएंगी जब हम लोग oogenesis यानी ओवम का निर्माण पढ़ लेंगे, और तब बहुत ही क्लियरली ये सभी संरचनाएं समझ में आ जाएंगी जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, यानी आवर्त चक्र पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे बस संरचनाओं को देख लीजिए कि क्या है, कैसे हैं, ठीक, क्योंकि ये अंडाशय के अंदर ही मिलती हैं, ओवरी के अंदर ही, यहां पे उनकी डिटेलिंग नहीं होनी है। तो यहां देखिए प्राइमरी फॉलिकल है, वो जब डेवलप होगा तो सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। सेकेंडरी फॉलिकल जब डेवलप होता है तो बीच में कैविटी बन जाती है ना, कुछ कोशिकाएं डीजनरेट कर जाती हैं, लेयर बढ़ता जाता है, और बीच में डीजनरेट होने के कारण ये एक कैविटी बन जाती है जिसे एंट्रम कहते हैं। अभी बस इतना नाम समझिए। और तब ये जो संरचना है ना, ये तब कहलाती है, थोड़ी सी डेवलप होती है संरचना, ये तब क्या कहलाएगी, टर्शियरी फॉलिकल। क्या कहलाएगी ये संरचना, टर्शियरी फॉलिकल, यानी तृतीयक पुट्टिका। और अंततः कुछ और लेयर्स इसके ऊपर आ जाते हैं, कुछ और ये जो कैविटी दिख रही है ना, एंट्रम जिसे अभी कहा गया है, ये कैविटी और बढ़ जाती है और डेवलप्ड स्ट्रक्चर ये हो जाता है, तब उसे मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। मैच्योर फॉलिकल या परिपक्व पुटिका। और ग्राफियन फॉलिकल क्यों कहते हैं, उसके खोजकर्ता के नाम पे वो रखा गया है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, तो यानी कि ये जो संरचना दिख रही है ना, ये इसे क्या कह देंगे, इसे कह देंगे ग्राफियन फॉलिकल। क्या कह देंगे, ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर। अब देखिए क्या है, जब ग्राफियन फॉलिकल का, प्राइमरी फॉलिकल से होते हुए जब ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हो जाता है, तो उस समय ये जो संरचना दिख रही है ना, जो बीच में ब्लैक कलर से बनाई गई है, उस समय तक वो सेकेंडरी oocyte के रूप में रहती है ना। तो उस सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना होता है, उसी को कहते हैं ओव्यूलेशन। यानी कि ये संरचना जो है ना, यहां देख रहे हैं आप, ये बाहर निकल रहा है, यहां से ये संरचना बाहर निकल रही है। तो ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में बुक में आपके लिखा होगा ओवम है, यानी अंडाणु या अंड कोशिका है, लेकिन वास्तव में ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है ये संरचना। क्योंकि ओवम का निर्माण फुल्ली तरीके से, ये सेकेंडरी oocyte से ओवम का निर्माण अब इसके बाद होगा। ये तब होता है जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, स्पर्म आता है, इसके अंदर इंटर करता है, और इसको फिर से मियोसिस सेकेंड के थ्रू गुजार करके सेकेंडरी oocyte से ओवम का निर्माण करता है। वो हम लोग देखेंगे अभी आगे, यहां बस संरचना भी समझिए। तो ये जो क्रिया हो रही है ना, जो ग्राफियन फॉलिकल यहां से यहां आया, ग्राफियन फॉलिकल में से ये जो ओवम या सेकेंडरी oocyte कह सकते हैं, बाहर निकल रही है ये संरचना, इस प्रक्रिया को कहते हैं, ये पूरी जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग ओव्यूलेशन। इस प्रक्रिया को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग।
अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? सीधा सा इसका डेफिनेशन दिया जाता है कि जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। लेकिन वास्तव में ग्राफियन फॉलिकल से ओवम नहीं बल्कि oocyte, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। ये बाद में फर्टिलाइजेशन के समय ओवम में कन्वर्ट होता है और तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, और अब जब ओवम यानी कि सेकेंडरी oocyte जब ग्राफियन फॉलिकल में से बाहर निकल जाता है, तब ये जो बची हुई संरचना है ना, ये जो खाली बची हुई संरचना, ये कन्वर्ट हो जाती है एक निश्चित, एक विशेष प्रकार की संरचना में, जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि इस संरचना को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। अभी समझ सकते हैं हम कि ये सारी संरचनाएं लगभग 10% या उतना भी नहीं समझ में आ रही होंगी। ठीक, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई भी डिस्कशन इसके पहले हुआ नहीं है ना, और यहां भी इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होना है। यहां केवल इनकी संरचना को आप देख लीजिए, इनके बारे में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही क्लियर, बहुत ही आसान एक डिस्कशन होगा। कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। तो वहां ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अब इसके बाद आएगा ही नहीं, बस यहाँ पे ये संरचनाएं दिखती हैं ओवरी के सेक्शन के अंदर, इसीलिए वो बता दिया गया है। ठीक, देख लीजिए क्या क्या है फिर से, कि सबसे बाहर की तरफ क्या है? एपिथेलियम था, उपकला। उसके अंदर ये पूरा हिस्सा जिसमें ये सभी आ जाएंगे, फॉलिकल भी आ जाएंगे, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? ओवेरियन स्ट्रोमा। क्लियर? ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है? दो भागों में विभक्त है। पेरिफेरल यानी पेरिफेरी यानी परिधि की तरफ जो है उसे कहते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, यानी कि परिधीय वलकुट। और जो बीच का सेंटर वाला जो पार्ट है ना उस स्ट्रोमा का, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनर मेडुला या आंतरिक मध्यांश। ठीक, अब इन संरचनाओं के अलावा कुछ और भी विशेष प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। वो क्या है? ब्लड वेसल तो मिलेगा ही, ब्लड सप्लाई इसको चाहिए। और इसके अलावा फॉलिकल्स, मेन जो पार्ट है ना इसका वो है फॉलिकल्स यानी पुट्टिकाएं हैं, जिनके अंतर्गत किसका निर्माण होता है? ओवम का निर्माण होता है। और उसमें क्या है? प्राइमरी फॉलिकल, थोड़ा सा प्रीमोर्डियल स्टेज है, थोड़ा सा अपरिपक्व स्टेज है, उससे थोड़ा सा डेवलप होता है तो सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और लास्ट में फिर से क्या? मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। और उस ग्राफियन फॉलिकल में ये जो संरचना दिख रही है गोल, वो है वास्तव में सेकेंडरी oocyte। वो जब बाहर निकलती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग। और ये सेकेंडरी oocyte अब बाहर निकल करके क्या? स्पर्म से मिलेगी और ओवम का निर्माण होगा और साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, वो हम लोग अभी देखेंगे। और जब ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल जाती है ये संरचना, ये जो सेकेंडरी oocyte है, उसके बाद जो खाली संरचना बचती है ना, वो बनाती है एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक, अभी ये सभी संरचनाओं को दिमाग में रखिएगा। ये सभी संरचनाएं फिर से आएंगी कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एक चीज नोट कर लीजिएगा कि ये सभी, ये जो फॉलिकल है ना, ये सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में यानी आवर्त चक्र वाले जो सेक्शन है ना, आवर्त चक्र वाला सेक्शन, उसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक, इसलिए यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे बस इनको ऐसे ही देख लीजिए, एक आउटलाइन के तौर पे, एक रूपरेखा के तौर पे देख सकते हैं, जो कि ये संरचनाएं मिलती हैं ओवरी के सेक्शन के अंतर्गत, इसीलिए देख लिया गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही क्लियरली ये समझ में आ जाएंगी संरचनाएं। क्लियर? हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो ये तो रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि क्या है वो? ओवरी या अंडाशय। ठीक, जिसका डिटेल हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को, यानी सहायक जो जनन अंग हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, वो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स के एक्सप्लेनेशन के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।